हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से त्रिभुज का आप साप्ताहिक अर्थ भी अगर देखें तो शायद पता कर सकते हो कि त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं की आकृति। तीन भुजाओं की आकृति जो होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन ही भुजा होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। ठीक है, यहां पर त्रिभुज की समरूपता की बात कर रहे हैं। कैसे ये पहचान पाएंगे कि त्रिभुज समरूप होते हैं? चलिए, त्रिभुज की समरूपता से पहले अगर हम कुछ और समरूप वस्तुओं की बात करें, जैसे कोई आपका मकान है और आपका कोई पड़ोसी है और बिल्कुल ठीक उसी नक्शे का उस पड़ोसी ने मकान बनवा लिया, तो आप क्या कहेंगे कि हमारा मकान उस मकान के समरूप है। ठीक है ना। इसी प्रकार और भी बहुत, अगर हम यहां पर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में अगर हम ये कहें कि एक आपका कोई वर्ग है, उसकी भुजा बड़ी है, और एक कोई दूसरा वर्ग है, उसकी भुजा थोड़ी छोटी है, तो वो दोनों वर्ग भी आपस में समरूप कहे जाएंगे। इसी प्रकार अगर कोई एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या छोटी, और एक कोई बड़ा वृत्त, उसकी त्रिज्या बड़ी, तो इन दोनों वृत्तों को भी हम समरूप कहेंगे। ये देखिए, अगर हम चित्र से बताएं आपको, ये आपका एक छोटा वर्ग बना दें, इसकी भुजा छोटी है, और एक कोई दूसरा वर्ग बनाएं, इसकी भुजा थोड़ी बड़ी बना दें, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आकृति समरूप आकृति कहलाएगी। ठीक है ना। देखिए, यहां पर अगर हम बहुभुज की बात करें, बहुभुज मानी इसमें ज्यादा भुजाएं हैं, उसके लिए क्या एक प्रतिबंध है, याद रखेंगे। अगर इनके संगत कोण बराबर हैं, जैसे ये कोण ये बराबर, इसके ये बराबर, यहां पर ये देखिए, क्यों हमने बताया कि ये दोनों समरूप हैं? क्योंकि इसके सभी संगत कोण आपस में 90-90 के हैं, अर्थात बराबर बराबर के हैं, तथा इस भुजा का इससे अनुपात, इस भुजा का इससे अनुपात, और इस भुजा का इससे अनुपात, तथा इस भुजा का इससे अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अगर इसमें से दो में से एक कंडीशन लागू हो रही है कि नहीं हो रही, इसका मतलब ये आपकी समरूप बहुभुज नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको जो बहुभुज के लिए कंडीशन बताई वो क्या बताई कि अगर संगत भुजाओं में समान अनुपात हो तथा संगत कोण भी आपस में बराबर बराबर होते हैं, तो दोनों बहुभुज समरूप बहुभुज कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम वृत्त की बात करें तो ये आपका एक वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या हम ये मान लें r है। ठीक है। अगर हम इसकी त्रिज्या घटा या बढ़ा दें तो ये भी आपका एक वृत्त कहलाएगा। इसकी त्रिज्या थोड़ी देर के लिए मान लें कि 2 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या मान लें 3 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों आकृतियों को भी हम समरूप आकृतियां कहेंगे, अर्थात दोनों वृत्त समरूप वृत्त कहलाएंगे। ठीक है। अगर हम त्रिभुज की बात करें, अब मेन मुद्दा पे आए, वास्तव में हमें यही बताना है कि त्रिभुज समरूप कब होते हैं। आए थोड़ा यहां पे समरूप त्रिभुजों की बात करें। जैसे समरूप त्रिभुज के लिए, समरूप त्रिभुज जब होते हैं तो उनके लिए 3 कंडीशनें होती हैं। 3 कंडीशनों से हम पहचान सकते हैं कि त्रिभुज समरूप हैं। देखिए कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, जैसे आपका एक त्रिभुज ये है और इसका नाम दे दें ABC। एक कोई और त्रिभुज बनाएं, इस त्रिभुज का हम नाम दे दें, इसका नाम दें PQR। ठीक। अगर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तब हम ये कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समान कोणिक हैं। क्या कहेंगे? समान कोणिक हैं। और समान कोणिक जो त्रिभुज होते हैं वो वास्तव में समरूप होते हैं। तो हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं, चूंकि संगत कोण इसके बराबर हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, ये समरूप का निशान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और इस समरूपता का नाम होता है A समरूपता। इस समरूपता का क्या नाम है?
एंगल 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 समरूपता, अर्थात तीनों एंगल संगत तीनों एंगल के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहे जाएंगे। दूसरी कंडीशन नंबर 2, अगर कुछ ऐसा भी हो कि ये आपका एक त्रिभुज है, इसका नाम है ABC, और यही बिल्कुल दूसरा त्रिभुज, वही समझो त्रिभुज है एक ही, इसका नाम हमने PQR डाल लिया, और यदि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हो, अभी देखिए संगत कोण आपस में बराबर बराबर, अब हम ये कह रहे हैं कि ये इनकी AB भुजा के संगत PQ भुजा, AB के संगत PQ भुजा का अनुपात बराबर BC के संगत भुजा है QR, इसका अनुपात बराबर AC की संगत PR भुजा है, इसका अनुपात यदि बराबर बराबर है तो अभी हम ये कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, और इस समरूपता को हम कहेंगे SSS समरूपता। बोलो क्लियर? किसी को कोई डाउट? तो दो हमने आपको दो कंडीशन बताई। एक कंडीशन त्रिभुज के तीनों संगत कोण इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरी कंडीशन त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं में समान अनुपात अगर है तो भी त्रिभुज समरूप कहलाता है। तीसरी कंडीशन नंबर 3, देखिए यहां पर हम इसको मैट के हैं और तीसरी कंडीशन यहां आपको लिख के दिखाते हैं। तीसरी क्या कंडीशन है? नंबर 3 कंडीशन देखें। जैसे एक आपका त्रिभुज, वही त्रिभुज है, इसका नाम क्या था? ABC, और एक कोई दूसरा त्रिभुज था, उसका नाम था PQR। ठीक है। इसमें तीसरी कंडीशन में आपको अगर ये वाली भुजा की संगत ये भुजा का अनुपात और इस वाली भुजा के संगत इस भुजा का अनुपात बराबर है तथा इन दोनों कोणों दोनों भुजाओं से बनने वाले कोण भी आपस में बराबर हैं। इस भुजा से और इस भुजा से बनने वाला कोण A है और इस भुजा और इस भुजा से बनने वाला कोण P है, तो ये कोण A और कोण P भी बराबर बराबर होना चाहिए और AB भुजा का PQ से अनुपात बराबर AC भुजा का PR से अनुपात यदि समान है तो भी त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। अर्थात AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR तथा कोण A इक्वल टू कोण P। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहे जाएंगे? समरूप कहे जाएंगे। ठीक है। इस समरूपता का क्या नाम है? SAS समरूपता। इसमें दो साइडों में अनुपात और एक कोण बराबर है, इसलिए इस समरूपता का नाम है SAS समरूपता। बोलो इतनी बात क्लियर? तो ये तो आपके 3 प्रकार की समरूपता हमने बताई। इसके बाद एक समरूपता पर थेल्स का प्रमेय है। तो देखिए कथन क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, क्या हमें सिद्ध करना है, इसमें सब कुछ लिखा होता है। इसमें से आपको छांटना है। देखिए लिखा है किसी त्रिभुज में, ये देखिए आप किसी एक त्रिभुज की बात करी गई है तो यहां पर आपको एक त्रिभुज बनाना है और इस त्रिभुज में देखिए क्या क्या और किया गया है। त्रिभुज का नाम दे दें ABC। किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा ऐसी खींची गई है जो अन्य दोनों भुजाओं को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही मानी काट रही है। ये देखिए अगर हम ये कहें कि इस BC के समांतर हमने एक रेखा खींची, इस रेखा का नाम हम DE लिख दें। ये किसके समांतर खींची है? BC भुजा के समांतर एक DE रेखा खींची है और ये DE रेखा अन्य दोनों भुजाओं को मानी AB और AC को कहां कहां काट रही है? D पर और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। काट रही है मानी प्रतिच्छेद कर रही है, एक ही बात है। तो ये D रेखा जो है उस AB और AC रेखा को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात
इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात होता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। बोलो ठीक है। देखिए क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। यहां पर आपको लिखना है दिया है, दिया है। क्या दिया गया है इसमें से छांट के आपको लिखना है। हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज ए बी सी में हमें बीसी भुजा के समांतर एक डी रेखा और खींची गई है, यह भी हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है, इसमें लिखें आगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, अर्थात ये जो डी रेखा खींची गई है, ये डी रेखा इन AB और AC रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD अपॉन BD इक्वल टू में AE अपॉन EC, करेक्ट। तो इस तरीके से यहां पर हमें यह सिद्ध करके दिखाना है। अब इतना सिद्ध करना है तो इस सिद्ध करने के लिए थोड़ा हमें रचना की भी आवश्यकता है। क्या क्या रचना करनी है, यहां हेडिंग डाल दें आप, रचना। ठीक, देखिए क्या रचना करें, बी बिंदु को ई से मिला दें। क्या हमने रचना की है, बी बिंदु को ई से मिला दिया और डी बिंदु को सी से मिला दें, डी बिंदु को सी से, और ये आपका बी को ई से मिला दिया, ठीक है। और इसके बाद में ये आपका जो ए बी है, इस ए बी पर हम यहां से लंब खींच दे रहे हैं। ये देखिए लंब खींच दिया, यहां पर 90 का ये निशान बना दें। और इसी प्रकार ए सी पर इस डी बिंदु से भी हमें लंब खींचना है, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर टेढ़ा भी लग रहा है तो आपको इसको 90 ही समझना है, ठीक है। लंब डाला है ना, इसलिए इस पर हम यहां पर कोई बिंदु M और यहां पर कोई बिंदु N डाल दें। ये आवश्यक नहीं है कि आप M N ही डालें, यहां पर P Q कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। आपको लिखना यह है कि हमने AB पर लंब डाला है, कितना, ये ME लंब एक डाला है, और इस AC भुजा पर इसमें हमने DN एक लंब डाला है, ठीक है। चलिए जो हमने रचना की है वो रचना यहां पर लिख लें। क्या किया है हमने, देखिए सबसे पहले B को E से मिलाया है, बिंदु B को E से, तथा B को E से मिलाया और C को D से, तथा C को D से मिलाया। इतना एक काम किया है। दूसरा जो लंब डाला है उसको भी लिखना है आपको। क्या किया है हमने, देखिए ME एक लंब खींचा है, काहे पर, AB पर, लिख दें, तथा ME लंब AB, और ये DN लंब AC, DN लंब AC, ठीक। ये हमने दो रचनाएं की हैं, क्लियर। इसके बाद अब हम उपपत्ति की बात करेंगे। उपपत्ति मानी हमें कैसे कैसे सिद्ध करके दिखाना है, ये इसमें आपको लिखना है, ठीक है। थोड़ा पहले यहां इस चित्र के बारे में समझें। देखिए हम ये कह सकते हैं कि ये रेखा, ये जो आधार दिख रहा है, इसके समांतर तो हमने ये रेखा खींची है, ये तो सवाल में दिया है। अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई त्रिभुज बनते हैं एक ही आधार पर, एक ही आधार पर अगर कोई दो त्रिभुज बनते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच में, तो क्या होता है, ये देखिए समझें, ध्यान दें इस पर। ये देखिए अगर हम DE रेखा की बात करें तो इस DE रेखा पर ये देखिए त्रिभुज बना है, और एक DE रेखा पर ये आपका त्रिभुज बना है। तो इस DE आधार पर हमारे दो त्रिभुज बनके तैयार हुए हैं, और किन रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं की BC और DE समांतर रेखा हैं, उनके बीच में ही ये दोनों त्रिभुज बने हैं। इसलिए इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये हम देखिए चित्र से बताएं, आपको छायांकित कर दें। ये आपका इतना भाग है, ये देखिए एक त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, ये BDE, ये त्रिभुज। और एक इधर का त्रिभुज है, इसको देखिए छायांकित कर दें, ये इस तरीके से एक ये त्रिभुज है आपका, इस त्रिभुज का नाम है CED। ये दोनों त्रिभुज एरिया में समान होंगे, अर्थात इनके क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे, बराबर। क्यों होंगे, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर खींची गई है
और एक आधार डी पर ही ये त्रिभुज बना है और इसी आधार डी पर इधर वाला ये त्रिभुज बना है। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्षेत्रफल में कैसे होंगे, समान होंगे। चलिए यही पहले हम बात यहां पर लिख के आपको दिखा दें। यहां लिखें, चूंकि BC समांतर DE, BC का के समांतर है, ये BC किसके समांतर है, DE के समांतर है, तथा आधार DE पर बने त्रिभुज BDE, बने त्रिभुज BDE व त्रिभुज CED हैं, CED हैं, अतः इनके क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। मानी इसको लिखना है, अतः एरिया त्रिभुज BDE इक्वल टू एरिया त्रिभुज CED, इनके दोनों के एरिया कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे। क्लियर। अब देखिए असली बात पर हम पहुंचते हैं। यहां पर इतना काम, यहां पर नंबर एक समीकरण डाल के यहां छोड़ देते हैं। ठीक है, इधर आप आए, ADE एरिया त्रिभुज ADE मतलब ये इतना त्रिभुज और इस ये लाल कलर का जो त्रिभुज दिख रहा है, इसका हमें दोनों का एरिया का अनुपात निकालना है। सबसे पहला काम ये करेंगे। कौन कौन सा, ADE का एरिया निकाल लिया और अपॉन में BDE, एरिया त्रिभुज BDE, और ये बराबर क्या लिखेंगे। अब आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी त्रिभुज का एरिया ज्ञात करते हैं, सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई अपॉन 2 होता है ना। तो आपको अगर ये आधार मानना है तो शीर्ष लंब आपका ये हो जाएगा, अर्थात ऊंचाई ये हो जाएगी। आपको लिखना है AD इंटू ME अपॉन 2। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर वाले का, ठीक है ना। ये आधार मान लिया और ये ऊंचाई हो गई, तो आधार गुणे ऊंचाई अपॉन 2। और इसी प्रकार नीचे वाले त्रिभुज का आप एरिया बताएंगे तो कितना हो जाएगा, जो लाल कलर से दिख रहा है इसका एरिया कितना हो जाएगा। अगर हम आधार माने BD या DB, ये आधार DB है और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये देखिए इसके सामने का शीर्ष ये है, इससे यहां पर ये लंब डाला गया है, तो लंब आपको ये लिखना है ME और अपॉन में लिखना है 2। ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, ये ME से इस ME को भी कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास बचेगा AD अपॉन DB। क्लियर, इतना हो गया आपका। क्या हो गया, एक बार यहां लिख दें, एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज BDE इक्वल टू, ये आपका हो गया। इस पर हम सेकंड नंबर डाल। इसी प्रकार बिल्कुल अगर इस त्रिभुज से और ये आपका काला कलर का जो त्रिभुज हमने बनाया है उसका अनुपात निकालना है, तो देखिए ध्यान दें थोड़ा सा, हमने अभी इधर वाला त्रिभुज और ये लाल कलर का जो त्रिभुज उसको लिया है, तब हमने निकाला है AD अपॉन DB, यही तो। अब हम अगर इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों के लिए, किसके लिए, ये ऊपर जो दिख रहा है इस त्रिभुज के लिए और जो लाल कलर, ये सॉरी काले कलर का जो त्रिभुज दिख रहा है उसके लिए अनुपात निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं AE अपॉन EC। हम प्रूव करके नहीं दिखाएंगे बल्कि इसी प्रकार करके लिख दें यहां पर, इसी प्रकार एरिया त्रिभुज ADE अपॉन, देखिए ADE ये वाला और ये जो काले कलर का है उसका एरिया निकालना है, माने CED, एरिया त्रिभुज CED, इसका अनुपात बताइए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ठीक, इस पर हम नंबर सेकंड थर्ड डाल दें, ठीक है ना। इसके बाद ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 पर थोड़ा ध्यान दें, इसमें CED का जो एरिया है वो किसके बराबर है, BDE के एरिया के बराबर है। इसलिए यहां पर CED के जगह पे, ये आपका CED का एरिया है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज BDE, इसके जगह पे लिख दें। देखिए यहां पर एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज CED की जगह क्या लिखना है हमें,
CED की जगह पे लिखना है BDE। CED की जगह क्या लिखना है? BED, और इक्वल टू में ये यही लिख दें AE/EC। ये कहाँ से हमने लिखा है? इस पर नंबर आप यहाँ पर 3 ना डाल के यहीं पे 3 डाल दें, और यहाँ से हमने कहाँ से लिखा है? इक्वेशन नंबर यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मानी समीकरण 1 से। ठीक है, ये इस तरीके से। क्लियर? अब देखिए यहां पर आपकी बिल्कुल अंतिम पड़ाव की बात है, लास्ट समीकरण दूसरा और समीकरण तीसरा। इन दोनों समीकरणों में आप देखें ध्यान से तो आपको ये LHS बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर दिख रहा है। एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज BDE, यहां भी देखिए वही है, एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज BDE, अर्थात ये इसका LHS और समीकरण 3 का LHS दोनों के बराबर बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये RHS भी बराबर होंगे। यहां लिख दें समीकरण 2 व 3 की तुलना से। 2 और 3 की अगर तुलना कर दें तो ये हमारा हो जाएगा कितना? AD/DB इक्वल टू AE/EC। ठीक, ये हमने क्या AD/DB मानी ये और ये AE/EC ये बराबर कर दिया, क्योंकि ये और ये बराबर है तब ये और ये बराबर होगा। ठीक है ना? तो और आपने जो सिद्ध करना है वो देखिए यही करना है, हमने आपको यहां लिखाया है सिद्ध करना है। AD/DB, ये देखिए AD/DB इक्वल टू AE/EC, AE/EC। ठीक है ना? यही सिद्ध करना है, आपको यहां लिखना है प्रूव्ड, अर्थात यही सिद्ध करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ जो लिखा है उसकी भाषा नहीं लिखनी है। क्या लिखना है? आपको इसकी विधि याद करनी है कि हमें क्या क्या किया गया है इसमें, वो सब कुछ अगर आपको विधि याद है तो आप ये कर पाएंगे। अगर आपने ABCD इसकी याद की तो आप भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे हमने किया है, जहां जहां जो रचना की है वो सब कुछ आपको याद रखना है कि पहले हमें ये त्रिभुज दिया जाएगा, इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक दूसरी रेखा खींची गई है, ये भी दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, जो दूसरी रेखा समांतर रेखा जो खींची गई है वो अन्य दोनों रेखाओं को किस अनुपात में विभाजित करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD से BD का अनुपात बराबर AE से EC का अनुपात। ये हमें सिद्ध करना है। क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, इसी में है सब। इसके बाद हमने रचना क्या की है, इसको इससे मिलाया और D को C से मिलाया, और इसी प्रकार यहां से हमने इस पर लंब और इधर ये लंब खड़ा किया है। ठीक है ना? फिर इसके बाद क्या किया है, उपपत्ति कैसे की है? उपपत्ति करने के लिए पहले ऊपर वाला बड़ा त्रिभुज लिया, फिर नीचे वाला ये लाल कलर का जो हमने त्रिभुज किया है उसका दोनों का अनुपात निकाला, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इधर इसका और ये काले कलर वाले त्रिभुज का अनुपात निकाला। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये हमने एक बात और लिखी है कि समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बराबर बराबर करके यहां पर ये मान लिख दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद में LHS बराबर हो गया तो RHS के बराबर लिख दिया। ठीक है ना? इतना आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रमेय 6 नंबर का पूछा जाता है, कोई 1-2 नंबर की बात नहीं है, इसलिए आपको गंवाना नहीं है, ये नंबर आपको कमाना है। ठीक है ना? आपको 3 तरीके से मैंने बताया, 3 तरीके से प्रमेय पूछी जा सकती है। हो सकता है कहा जाए त्रिभुज की समरूपता की आधारभूत प्रमेय बताइए, या कहा जाए थेल्स का प्रमेय भी कहा जा सकता है, थेल्स का प्रमेय सिद्ध कीजिए। अदरवाइज ये आपको कथन लिखा मिल सकता है और यहां लिखा मिलेगा सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से 3 प्रकार से ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आपको मेरे ख्याल से यहां पर कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर ये सवाल बाई द वे कभी ऐसा भी हो सकता है कि थ्योरम ना पूछे जाए, तो इससे संबंधित कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं। अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो सवाल पूछे जाएंगे। बहरहाल कुछ ना कुछ इससे जरूर आएगा। अगर थ्योरम आएगा तो 6 नंबर का आएगा और सवाल आएगा तो 2 नंबर का आएगा, बस इतनी सी बात है, लेकिन आएगा जरूर कुछ ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज ये आपने कंप्लीट कर ली है, और इससे संबंधित जो सवाल हैं वो आपकी एक्सरसाइज की अब देखते हैं सवालों। तो देखिए एक्सरसाइज 6.1, इसमें बहुत बेसिक चीज़ें हैं और केवल
3 क्वेश्चन हैं, छोटी छोटी बातें जो अभी हमने आपको बता रखी हैं पहले से, वही प्रश्न इसमें दोबारा एक्सरसाइज में पूछ दिए गए हैं। देखो क्या है लिखा है, सभी वृत्त, यहां पर एक फिलिंग खाली स्थान है, इसको भरना है। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? सभी वृत्त समरूप होते हैं। यहां पर आपको भरना है समरूप। अभी हमने आपको बताया भी था कि सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप, अभी हमने बताया था। सभी वर्ग कैसे होते हैं? आपको लिखना है समरूप होते हैं। इसके बाद लिखा है सभी, और यहां पर रिक्त स्थान है, लिखा है त्रिभुज समरूप होते हैं। मानी किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं? जो समबाहु होते हैं। आपको यहां भरना है समबाहु। जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्लियर? इसके बाद भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। देखो कब होते हैं? 2 शर्तें होती हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। अभी हमने आपको 2 कंडीशनें बताई थी कि अगर बहुभुज को समरूप सिद्ध करना है तो क्या करना है? तो हमें उनके संगत कोण बराबर बराबर सिद्ध करना है और उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात सिद्ध करना है। ठीक है ना? तो आपको संगत ये लिखना है, संगत कोण बराबर होते हैं। क्या लिखना है? बराबर। और यहां पर ये संगत भुजाएं कैसी लिखनी है? समानुपातिक। समानुपातिक। ठीक, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तथा संगत कोण बराबर होते हैं। क्लियर? देखिए ये भी आपके छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और हैं। लिखा है कि आपको 2 भिन्न भिन्न उदाहरण आपको देना है। जैसे समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण आपको देना है। सीधे सीधे यही लिखिए, सभी वृत्त कैसे होते हैं? 2 वृत्तों के ऐसे, जो वृत्त 2 हों, उनकी त्रिज्या भली अलग अलग हों, तो वृत्तों की जोड़ों को क्या कहेंगे? हम समरूप आकृतियां कहेंगे। ठीक, जो आकृतियां समरूप हैं उनको बताना है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं, जो समबाहु त्रिभुज, 2 समबाहु त्रिभुज के जोड़े दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? समरूप आकृतियां कहलाएंगे। 2 वर्ग के जोड़े समरूप आकृतियां कहलाएंगे। और जो समरूप नहीं है उनको क्या कहेंगे? जैसे एक हम आपका कोई त्रिभुज बना दें, इसके साथ में कोई एक आकृति आपका कोई ये आयत वर्ग कुछ भी बना दें, तो इनको क्या कहेंगे? ये समरूप नहीं है। ये आकृतियां क्या हैं? ये समरूप आकृतियां नहीं है। ये समरूप आकृतियां नहीं है। अगर दूसरा कोई उदाहरण और लेना चाहे, एक वृत्त बना दें, एक दूसरा कोई त्रिभुज बना दें या कुछ भी बना दें, उससे कोई मतलब नहीं। ये दोनों आकृतियां, इनके दोनों ये जोड़ा जो दिख रहे हैं, ये जोड़ा क्या कहेंगे? समरूप नहीं है। क्लियर? तो त्रिभुज और वृत्त भी आपस में समरूप नहीं है। तो जो समरूप नहीं है उनके लिए आपको 2 जोड़े बना के बताना है। ठीक, इसके बाद तीसरा सवाल देखिए, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि ये आपकी जो चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं, क्या ये वास्तव में समरूप आकृतियां हैं? तो हमने अभी बताया कि बहुभुज जो होते हैं वो समान कब, समरूप कब होते हैं? जब उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो तथा उनके संगत कोण बराबर बराबर हो। तो यहां पर अगर भुजाओं की बात करें तो वास्तव में ये समानुपात में हैं, क्योंकि इस भुजा से इसका अनुपात कितना हो जाएगा? ये 1.5 है, ये 3 है। अगर अनुपात किया जाएगा 1.5 का 3 से भाग किया जाएगा, कितना? 1/2 आ जाएगा। यहां भी देखो 1/2 आ जाएगा, इसका भी अनुपात 1/2 आ जाएगा, इसका भी अनुपात 1/2 आ जाएगा। अर्थात संगत भुजाओं में तो समान अनुपात है, लेकिन कोण बराबर नहीं है, क्योंकि ये 90 का कोण है और ये मानी हम कह सकते हैं कि कोण P डज नॉट इक्वल टू कोण A। ठीक है ना? कोण Q बराबर नहीं है काय के? कोण B के। कोण R बराबर नहीं है काय के? कोण C के। और कोण S बराबर नहीं है कोण D के। इसलिए क्या कहोगे? समरूप आकृतियां नहीं हैं, समरूप नहीं है। ठीक है, हमने आपको बताया कि एक शर्त अगर लागू हो भी जाए और दूसरी अगर लागू नहीं हो रही है तो इसका मतलब समरूप नहीं है। ठीक है ना? तो एक शर्त जो समान अनुपात, मानी भुजाओं में तो समान अनुपात है लेकिन कोण उसके संगत हैं वो बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज में सब बेसिक काम था। जो अगली एक्सरसाइज आएगी 6.2, उसमें आपको थेल्स थ्योरम का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज इसका आगे 6.2 एक्सरसाइज देखें। तो अब देखिए एक्सरसाइज 6.2 का आपका एक पहला क्वेश्चन है। अब ये आपका थेल्स थ्योरम पर आधारित है। जैसा कि हमने आपको बताया कि थेल्स थ्योरम क्या होती है, थेल्स थ्योरम कब अप्लाई होती है, एक बार फिर आपको रिपीट करा दें। ये आपका कोई एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर रेखा हो, मानी अगर हम ये आधार के समांतर एक यहां पर रेखा खींच दें
नाम दे दें ए बी सी, और ये समांतर जो रेखा खींची है इसको हम नाम दे दें डी। काहे के समांतर खींची है? बीसी के समांतर खींची है। तो क्या होता है, ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, अर्थात एडी से काहे का अनुपात? डीबी का, मानी इससे इसका अनुपात बराबर में एई का अनुपात काहे से? ईसी का। यही तो आपका थेल्स थ्योरम है, ठीक है ना। बस इसी का यहां पर देखो प्रयोग करें अगर हम, तो बिल्कुल ठीक यही बात सवाल में दी गई है। क्या दी गई है कि जो डीसी है, ये वाली सॉरी डीई भुजा है, वो काहे के समांतर है? बीसी के। तब क्या होगा? तब ये भुजा से इसका अनुपात बराबर इस भुजा से इसका अनुपात। ये किस प्रमेय से आधारित बात हमने कही जो बात, वो किस प्रमेय के आधार पर है? थेल्स थ्योरम की, मतलब त्रिभुज की समरूपता से जो प्रमेय है उस पर आधारित ये बात है कि अगर इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची जाएगी तो ये भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, अर्थात एडी अपॉन डीबी इक्वल टू में एई अपॉन ईसी। क्लियर? अब इसमें यहां पे क्या क्या दिया गया है और क्या क्या हमें पूछा गया है सब कुछ लिखा है। इसका मान दिया है 1.5, इसका मान 3 इक्वल टू इसका मान 1, और इसका मान आपको ईसी की भुजा की लंबाई पूछी गई, ईसी भुजा की लंबाई ये ठीक है ना। बस क्लियर बात है। देखो यहां से अगर हम ये आपका दशमलव खत्म कर दें, यहां पे ये दशमलव है ना, तो खत्म कर दें तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, और नीचे 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, बराबर में 1 अपॉन ईसी। ठीक, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अगर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ईसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका निकल आया कितना? 2 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके बाद में इधर देखो वही बिल्कुल ठीक वही बात यहां पर देखो लागू होती है। ये भुजा इसके समांतर खींची गई है, शर्त यही वाली है, ये भुजा इसके समांतर खींची गई, इसलिए इससे इसका अनुपात, इससे इसका अनुपात। ठीक है, क्या लिख दें? एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी लिख दें। क्या क्या हमें दिया गया है? ये एडी की वैल्यू हमें पूछी गई है, और ये दी है 7.2 बराबर, ये कितना है? 1.8, और ये कितना है? 5.4। ठीक है, बस इसको हल कर लें तो ये आपका हो जाएगा AD अपॉन 7.2 इक्वल टू, ये देखिए दशमलव का एक अंक ऊपर है एक नीचे है, तो दशमलव खत्म कर दें, 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर 18 हो जाएगा और नीचे 54 हो जाएगा। ठीक, 18 तिया कितना होता है? 18 एकम 18, 18 तिया 54। ठीक, त्रिया गुणा कर दें तो ये हो जाएगा। ये ऐसा करते हैं, AD की वैल्यू निकालनी है तो AD इक्वल टू ये भाग वाला उधर भेज दें तो एक में गुणा हो जाएगा 7.2 और अपॉन में कितना? 3, अर्थात AD इक्वल टू 3 का भाग कर दें, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, कितना हो गया? 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका निकल आया 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से इस तरीके के छोटे छोटे बातें हैं जो आपको बेसिक सीधा सीधा आपको जो थ्योरम है उस पर आधारित है। ठीक है, इसी के मेरे ख्याल से क्रम में आपको दूसरा सवाल देखना है। देखो तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। देखा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर बिंदु क्रमशः E और F स्थित हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। तो चलिए देखो, क्या हम पहले एक चित्र बना के PQR एक त्रिभुज बनाएं। PQR एक आपको त्रिभुज बनाना है, इस पर लिख दें PQR। ठीक, इस त्रिभुज में क्या दिया गया है? PQ और PR। देखो ये भुजा है PQ, ये भुजा है PR, इस पर दो बिंदु क्रमशः मानी PQ पर E बिंदु, यहां पर एक E बिंदु है, ठीक, और PR पर F बिंदु है। ये PR है, इस पर आपको F बिंदु बनाना है। ठीक है ना। इसमें आपसे ये कहा गया है कि ये दोनों E और F इन रेखाओं पर स्थित हैं। फिर पूछा गया आपसे कि क्या EF, E को F से मिला दें तो ये आपका EF ये हो जाएगा। क्या ये वाली भुजा QR के समांतर है? ये पूछा गया है, मानी EF समांतर QR है। बताएं कब समांतर होती है? आपको हमने थेल्स थ्योरम पढ़ाई है, उसमें बताया है कि यदि इस भुजा से इसका अनुपात और इस भुजा से इसका अनुपात समान हो तो लिख देंगे ये भुजा इसके समांतर है। थेल्स थ्योरम में यही तो था कि ये भुजा हमने इसके समांतर बनाई थी, तब इसमें इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात समान निकला था। ठीक है ना। अब यहां पर ये उल्टा हो गया, विलोम हो गया। क्या?
अगर इसका इससे अनुपात और इस भुजा का इससे अनुपात बराबर निकले तो लिख देंगे ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है ना। तो चलो यहां पर हमें क्या क्या दिया गया है, पहले ए नंबर वाली बात करें। ए में देखिए ये पी भुजा है 3.9 पीई, ये है आपकी कितनी 3.9, क्लियर। ई क्यू ये 3 है, ई क्यू ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है। पी एफ ये है आपका पी एफ ये है 3.6 और ये है आपका 2.4। अब देखें कि इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात क्या समान आ रहा है। चलो पहले हम पीई अपॉन ई क्यू देखें, निकाल ई क्यू। ठीक है ना, देखो कितना निकला, ये मान है 3.9 और इसमें 3 से भाग देना है। तो 3 से अगर भाग दें 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1.3। ठीक है ना, 1.3। अब चलो उधर देखें वो 1.3 आ रहा है या नहीं आ रहा। या देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर हम यहां पर 10 का गुणा और यहां पर 10 का गुणा कर दें, या यहां गुणा ना करें बल्कि अगर यहां यहीं पर कर दें, कैसे, देखो समझो बात, यहां 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे अगर कर दें तो ऊपर आपका ये 39 हो जाएगा और नीचे 30 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 3 से काट दें तो 3 से 10 बार ये कट जाएगा और 3 एकम 3, 3 त्रिका 13 बार ऊपर, तो मानी 13/10 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका अनुपात कितना हो गया 13/10, 13 अनुपात 10 का अनुपात हो गया। ठीक है, अब उस भुजा से देखो निकाल के अनुपात कितना होगा, पी एफ और अपॉन में एफ आर। ठीक है ना, बराबर, ये बताओ ऊपर वाला कितना है 3.6 है और नीचे वाला कितना है 2.4 है। अब ऊपर का और नीचे का दशमलव एक अंक है ना, खत्म हो जाएगा, 10 का ऊपर गुणा 10 का नीचे गुणा, दशमलव खत्म हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 36 और नीचे हो जाएगा आपका कितना 24। ठीक है ना, अब इसको काट दें, 12 से दोनों कट जाएंगे, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो यहां पर 3/2 आया और यहां पर 13/10 आया। तो इसका मतलब ये दोनों अनुपात समान नहीं है। इसका मतलब समान नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। तो आपको यहां लिखना है चूंकि पीई अपॉन में ई क्यू बराबर नहीं है काहे के पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक, इसका इससे अनुपात बराबर नहीं है, इसका इससे अनुपात के बराबर नहीं है, अतः क्या लिखना है, ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर की। ठीक, ये वाली भुजा इसके समांतर नहीं है, ये समांतर का निशान काट दे, इसका मतलब समांतर नहीं है। ठीक, तो ये पूछा गया है कि क्या समांतर है, तो इस वाले का आंसर क्या हुआ, समांतर नहीं है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आपके दूसरे तीसरे सारी क्वेश्चन है। तो देखो इसको हम रब कर दें, नोट कर लिया, ठीक है, और इसको हम मेरे ख्याल से रब कर दें और अब आपको यहीं पे दूसरा आपको क्वेश्चन बता दें। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बी नंबर यहां डाल लें। ठीक है, 3 भाग हैं इसके। इसमें लिखा है देखो यहां पर इन भुजाओं को आप मेट दें, जो दी गई हैं उनको लिख दें, कौन कौन सी क्या क्या देखो दिया है, पीई 4, पी इसका मान कितना दिया है 4, क्यूई ये वाला हिस्सा कितना है 4.5। ठीक है ना, ये कितना है, ये है 8 और आर एफ ये कितना है, ये 9 है। ठीक है ना, अब देखो इसमें समान अनुपात निकल रहा है या नहीं, वही पुराना काम करना है, पी अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू बराबर बताओ कितना लिखोगे 4/4.5, ये 4 है, ये 4.5 है। वही पुराना काम, अगर ऊपर 10 का गुणा कर दें 40 हो जाएगा, नीचे 10 का गुणा करें तो 45 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 8 40, 5 निम 45, अर्थात ये आपका 8:9 का अनुपात हो गया। इसमें कितना हो गया 8/9। ठीक है, अब देखो इधर वाला अनुपात निकालो, पी एफ और अपॉन में एफ आर बराबर बताओ वो कितना है 8 और नीचे वाला कितना है 9। तो देखो अनुपात समान निकला है, इसका मतलब ये रेखा इसके समांतर। तो आपको रिजल्ट यहां लिखना है, चूंकि क्या लिखना है, पीई अपॉन ई क्यू बराबर निकला है काहे के पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है ना, इसका इससे अनुपात, इसका इसके अनुपात बराबर बराबर निकला है, अतः आपको लिखना है कि ई एफ समांतर होगा काहे के क्यू आर के। ठीक, ये समांतर होगा। ठीक, ये वाली रेखा इसके समांतर होगी, ये इस वाले भाग के लिए अगर ये मापें दी जाएंगी तो ये समांतर है। ठीक,
इसी प्रकार से आपका एक तीसरा भाग है, इसको भी हम रब कर रहे हैं, और तीसरा आपका जो सी पार्ट है उसको भी आप देख लें। देखो ये वाली मिटा दें, इसको भी मिटा दें, इसको भी मिटाएं और इसको मिटाएं, ठीक है ना। चलिए अब देखो क्या दिया गया इसमें, ये है पी क्यू, ये पूरा दिया गया है यहां से यहां तक। ये कितना दिया है, 1.28, ये पूरा यहां से यहां तक 1.28 दिया गया है, ठीक। पी आर ये पूरा दिया गया है कितना, 2.56, ये पूरा दिया गया है इतना, ठीक है ना। इसके बाद पीई का ये मतलब है ना, ऊपर वाला ये हिस्सा कितना है, 0.18, और पीएफ मानी ये वाला हिस्सा दिया है कितना, 0.36, ठीक। अब ये दिया नहीं गया तो साधारण सी बात है, पूरी दूरी दी गई है और पूरी दूरी में से अगर ये घटा दिया जाएगा तो ये निकल आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम सीधा अगर पहले यही निकाल लें कि क्यूई बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए कौन सा भाग हल कर रहे हैं हम, तीसरा सी वाला भाग, ठीक है ना, सी। पहले हम क्यूई की माप निकालें तो क्या लिख दें, क्यूई बराबर क्यूई, इतना भाग निकालना चाह रहे हैं, क्या कर दें, पूरी दूरी में से इसको घटा दें, मानी 1.28 में से आपको घटाना है 0.18, घटा तो दें, देखो कितना बचेगा भाई, 8 में से 8 घट जाएगा, 0 बचेगा, और 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा, और ये आपका 1.1, ठीक है ना। इसी प्रकार इस भुजा को आप पहले निकाल लें, कौन सी भुजा है ये, आर एफ, क्या है, आर एफ बराबर, ये देखो पूरी में से ये इतना ऊपर का घटा दें तो ये आपका 2.56, इसमें से आपको 0.36 घटाना है, घटा दें, 6 में से 6 घट जाएगा 0, 5 में से 3 घट जाएगा 2, और ये आपका 2.2 हो गया, ठीक है ना। अब वही पुराना काम चालू कर दें, कौन सा, पहले इस भुजा का इससे अनुपात और इस भुजा का इससे अनुपात निकाल के देखें तो आपका पीई और अपॉन में क्यूई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसकी माप आपको दी गई है 0.18, और नीचे आपने क्यूई की माप ये निकाल ली है, इसकी माप देखो ये निकाली, क्यूई बराबर 1.10 लिखना चाहें लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब बताओ कितना हो जाएगा ये, अगर हम ऊपर 2 अंक दशमलव के नीचे 2 अंक दशमलव के अगर खत्म करना चाहे हो जाएगा ना खत्म, तो सीधा ये ऊपर 18 हो जाएगा और नीचे आपका 110 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ऊपर 9 हो जाएगा और नीचे आपका ये 55 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 9/55 निकला, ये भुजा से इस भुजा का अनुपात, यहां देखिए उधर वाले को क्या अनुपात निकलेगा, पी एफ अपॉन एफ आर या आर एफ इक्वल टू, ये पूरा हिस्सा है 0.36, और इसमें भाग कितने से देना है, ये भाग देना है इस वाले से, इसका मान कितना निकला, ये देखो हमने निकाला है 2.20, ठीक है ना। अब ऊपर 2 अंक है नीचे 2 अंक है, दशमलव खत्म हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 36 और नीचे हो जाएगा 220, ठीक है। अब इसको हम तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 निम 36, और 4 से नीचे डिवाइड करें तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, तो आपका 9/55 आ गया। तो देखिए अनुपात समान आया, ये भी 9/55 और ये भी 9/55, मानी इस वजह से इसका अनुपात और इस वजह से इसका अनुपात समान आया है। इसका मतलब ये रेखा, ये ई एफ रेखा क्यू आर रेखा के समांतर है। तो यहां पर रिजल्ट कैसे लिखना है, यहां लिखना है चूंकि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू निकला है काहे कि पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर निकला है, अतः आपको लिखना है कि ई एफ रेखा जो है, ई एफ ये काय के समांतर लिखनी है क्यू आर की, क्लियर, ये वाली रेखा काय के समांतर लिखनी है क्यू आर की, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर 3 सवाल थे वास्तव में, और सवाल तो एक ही था, केवल आपकी संख्याएं बदली हुई थी, ठीक, लेकिन हमने बता दिया, आपके तीनों सवाल क्लियर करवा दिए। तो इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना भाई। इतने देर हो गए, लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक जरूर करेंगे। इसके बाद अगला सवाल तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको देखना है, ये 2 बातें हमें दी गई हैं कि एक कोई आपका ABC त्रिभुज है, इसमें LN जो रेखा है वो BC रेखा के समांतर है, और LN जो रेखा है, मानी ये वाली LN रेखा है वो DCD रेखा के समांतर है। ये दिया गया है, ये रेखा इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, और सिद्ध ये करना है कि ये
ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, इतना सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो समझें बहुत ध्यान से कैसे करेंगे। चलो आप प्रमेय के तरीके से इसको कर दें, दिया ये गया है, सिद्ध ये करना है और यहां पर हम उपपत्ति लिख दें, ठीक है ना। चलिए देखो समझो बात कैसे करेंगे। आपको अभी हमने थेल्स थ्योरम बताया, क्या बताया कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये रेखा एक कोई बीसी है, हम थोड़ी देर के लिए नीचे वाला त्रिभुज खत्म कर रहे हैं, दिमाग से ये हटा दो, है नहीं, ऊपर वाला एक त्रिभुज है। तो इस वाले त्रिभुज में हम यहां बना के अलग दिखा दें आपको, ये वाला हम मान लेते हैं ये ऊपर वाला त्रिभुज है, ये नीचे का काम खत्म। और ये वाली रेखा देखो है एम और ये एल, ये है बी, ये है सी और ये है ए। नीचे वाला ये हमने नहीं बनाया, ऊपर वाला बना दिया, ठीक है ना। ये रेखा इसके समांतर है। तो अभी हमने आपको नियम बताया, ये प्रमेय बताई कि इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात समान होता है, लेकिन होता तभी है जब ये इसके समांतर है। तो प्रश्न में कह रहा है कि ये इसके समांतर है, इसका मतलब ये पक्का है कि इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात, ठीक है ना। तो वही हम यहां पर करने वाले हैं। ऊपर वाला जो है त्रिभुज हम देखेंगे, नीचे वाले त्रिभुज को थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटाएंगे। देखो ध्यान दो, त्रिभुज ए बी सी में क्योंकि एम एल है समांतर काय के बी सी के, अतः हम यहां पर थेल्स का प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू, समझो बात, इसको यहां पर हमने बिल्कुल हटा दिया है, ऊपर वाला त्रिभुज है तो इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात अर्थात ए एल अपॉन एल सी, ये हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यहां पर एक काम और करते हैं, इस पर हम एक नंबर डाल दें, नंबर 1। अब थोड़ी देर के लिए ऊपर वाला हटा दें, अब नीचे वाले पे आ जाए। कौन से वाले त्रिभुज पे, ए डी सी में, ए डी सी में, इस वाले में आ जाए। तो यहां पर इस भुजा के समांतर ये वाली भुजा है ना। तो हमें लिखना है एल एन समांतर काय के है, डी सी के या सी डी के, ठीक है ना। ये वाली इसके समांतर है, इसलिए यहां भी आपको थेल्स प्रमेय अगर लगानी है तो क्या करेंगे, इस भुजा से इसका अनुपात और इस भुजा का इससे अनुपात समान होगा। तो आपको लिखना है ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, इसका नंबर आपको डालना है दूसरा, ठीक है। ध्यान से देखें, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों समीकरणों को देखें तो ये आपका पक्ष बराबर बराबर है। देखो ये भी ए एल अपॉन एल सी लिखा, ये भी ए एल अपॉन एल सी लिखा, ठीक है ना। तो अगर ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये और ये बराबर है ना, ठीक है। तो आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, बराबर बराबर लिख दें। तो ये आपका हो जाएगा ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से क्या किया, इसका मान बराबर बराबर, इसलिए LHS का मान LHS के बराबर हमने रख दिया, ठीक है ना। इसके बाद देखो जो हमें प्रूव करना है, थोड़ा उस पर गौर करें। तो यहां पर जो प्रूव करना है, ये ए बी भुजा पूरी लेनी है। तो एक काम कर दें, दोनों पक्षों में देखिए एक काम कर दें, इसका हम व्युत्क्रम अनुपात करके लिख दें पहले। देखिए समझे बात, ये ऊपर ये नीचे, मानिए ऐसे कर दें, एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू, यहां भी वही काम कर दें, व्युत्क्रम अनुपात कर दें, मानी एन डी और अपॉन में ए एन, ठीक है। अब आप दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दें, क्या कर दें, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दें, ठीक। देखो ध्यान दो, यहां लिख दें दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक दोनों पक्षों माने एक यहां जोड़े एक यहां जोड़े, तो ये आपका हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम, एक जोड़ दें, ठीक है ना। इधर भी एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एन डी अपॉन ए एन और प्लस का 1, ठीक। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, एक एक जोड़ दिया। देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो ए एम तो आपका ठीक है, ये अपॉन में एक करके एलसीएम ए एम आएगा ना, तो इसका इसमें मल्टीपल कितना हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम,
और इक्वल टू, यहां देखो ए एन आ जाएगा, एलसीएम ए एन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन डी प्लस ए एन। अब चित्र पे आ जाओ, जो हमने चित्र बनाया उस पर देखो, एम बी कहां है, एम बी, एम बी ये इतना है, एम बी प्लस ए एम, मतलब ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, पूरा ए बी लिख सकते हो उसका, इसको पूरे को ए बी लिख दो आप, ठीक है ना, और ए एम आपका ज्यों का त्यों इक्वल टू। अब देखिए यहां देखो एन डी ये इतना है एन डी, ठीक है ना, ए एन ये आपका ए एन, तो ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, ए डी, ए डी अपॉन ये आपका ए एन ज्यों का त्यों ए एन, ठीक है ना। अब देखो क्या कसर रह गई भाई, बस केवल व्युत्क्रम अनुपात में लिखना है, तो दोनों साइडों को व्युत्क्रम पलट के रख दें, तो ये आपका ए एम ऊपर कर दें, अपॉन में ए बी कर दें, और बराबर में इसी प्रकार ए एन ऊपर कर दें, और अपॉन में ए डी आपका ये नीचे, ठीक है। मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम सेम प्रूफ हो गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट, आप फिर एक बार रिपीट कर दें, क्या क्या किया हमने, पहले हमने ऊपर वाला त्रिभुज लिया है, ठीक, उसमें थेल्स थ्योरम लगाया है, तब कर दिया इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात। नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी थेल्स थ्योरम लगाया, तो क्या कर दिया, इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात। फिर दोनों समीकरणों की यहां पर तुलना कर दी, तो ये आरएचएस दोनों के बराबर हैं, इसलिए एलएचएस को एलएचएस के बराबर रख दिया। फिर इसका व्युत्क्रम अनुपात करके यहां रख दिया, फिर दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दिया। एक एक क्यों जोड़ा, देखो वो अपना थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, एक एक क्यों जोड़ा, ये इसलिए जोड़ा कि ये भुजा और ये भुजा जब एलसीएम लेंगे तो ये भुजा आपकी सीधी सीधी जुड़ जाएगी, एम बी प्लस ए एम, और एम बी और ए एम जब दोनों जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, इसलिए हमने एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, ठीक है ना। और जोड़ने के बाद आपको सीधा सीधा रिजल्ट उसका दिख रहा है, बस ये रिजल्ट जो आया उसका हमने फिर व्युत्क्रम दोनों अनुपातों को व्युत्क्रम करके रख दिया, तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन टी, ठीक, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए चौथा सवाल है, इसमें हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है, और इस एबीसी में ये आपका जो डीई भुजा है, देखिए ये लिखा है डीई समांतर एसी, मानी डीई भुजा एसी के समांतर है, और डीएफ भुजा है जो डीएफ वाली ये वाली भुजा काय के समांतर है, एई के समांतर है, ठीक। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। बहुत ध्यान से समझें, देखो हम यहां पर करके दिखा देते हैं, छोटा सवाल है, कोई बड़ा नहीं है, और अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल। देखो पहले हम इसको यहां पर लगाएं, अगर ये आपका दिमाग से ये दो रेखाओं को अलग कर दें, एक ये और एक ये दो रेखाएं हम अलग कर दें, तो हम ये कह सकते हैं अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात समान होगा। मानी हम कौन से त्रिभुज में, देखो ध्यान दो, पहले त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, ए बी सी में डीई है वो काय के समांतर है, ये है ए सी के समांतर। समझो बहुत ध्यान से, क्या करना है, डीई भुजा ए सी के समांतर है, ठीक। तो अगर ये आधार मानते हैं, आधार के समांतर ये रेखा खींची जाती है, तो क्या होता है, इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात, यही तो होता है। तो आपको देखो ये लिखना है, ध्यान से समझना, हमने कहा ये जो हमने टिक मार दी इनको आप खत्म कर दें, दिमाग से हटा लें थोड़ी देर के लिए, तो इसका और इसको देखना है, ये दोनों समांतर रेखाएं, इसलिए इसका इससे अनुपात मानी बीई अपॉन ई सी, क्लियर। और बराबर में क्या लिखना है, बी डी अपॉन में डी ए। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद एक, अब हम जो जिस पे हमने टिक लगाया उन रेखाओं को लेना है, अब थोड़ी देर के लिए इन रेखाओं को दिमाग से हटा लें। तो आपके पास एक त्रिभुज है ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में ध्यान से देखेंगे, ए बी ई ये वाला त्रिभुज, इसमें इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची है, मानी डी एफ रेखा है, डी एफ वो काय के समांतर है, ए ई रेखा के समांतर है ना। फिर एक बार समझें, थोड़ी देर के लिए हमने कहा इन दोनों रेखाओं को हटा लें, तो आपका एक ये त्रिभुज जो है ये वाला त्रिभुज, और ये भुजा इसके समांतर है, इसलिए इस भुजा का इससे अनुपात बराबर इस भुजा का इससे अनुपात, ठीक है ना। तो आपको लिखना है, देखो बी एफ अपॉन एफ ई, और इक्वल टू में लिखना है बी डी अपॉन डी ए, ठीक। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये कैसे हमने किया है, यहां लिखना चाहें थेल्स प्रमेय से, या लिख दें त्रिभुज की समरूपता
प्रमेय से, त्रिभुज की जो समरूपता प्रमेय है उसी को तो हेल्थ थ्योरम कहते हैं। तो यहां भी वही बात है, त्रिभुज की समरूपता प्रमेय से, ठीक, ये आप यहां लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखें, जो 1 नंबर वाला इक्वेशन है और 2 नंबर वाला इक्वेशन है उसमें देखिए ये आपका राइट हैंड बराबर है, BD अपॉन DA, ये भी है BD अपॉन DA, तो ये दोनों पक्ष बराबर, इसलिए ये दोनों पक्ष बराबर लिखेंगे। आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 की तुलना से, दोनों की तुलना करेंगे तो क्या बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। क्लियर, कोई डाउट? यही देखो हमें सिद्ध करना है। देखिए मिलाइए आप, कुछ गड़बड़ है? BF हाँ इधर का इधर है, मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं। देखिए इधर ऐसे कर दें, ये आपका देखो BF अपॉन FE, ये इधर हो गया BF अपॉन FE। अगर इसको यहां लिख दें तो एक ही बात है, BF अपॉन FE इक्वल टू, ये इधर कर दें BE अपॉन EC। ठीक है, आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गया ना बिल्कुल, बस केवल इधर का उधर करना था और कोई नहीं। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे 5वां क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आकृति आपके बुक में बनी हुई है। इसमें आपसे ये कहा गया है कि जो डी रेखा है वो समांतर क्यूआर के है। डीई, देखो ध्यान से समझें, डीई ये वाली है, काय के समांतर है, क्यूआर के, इसके समांतर है। ये रेखा इसके समांतर है। और डीएफ रेखा, डीएफ ये है, ये काय के समांतर है, ओआर के समांतर है। ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि ये वाली आपकी ईएफ रेखा है वो काय के समांतर, क्यूआर के समांतर सिद्ध करनी है। आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से पता है कि ये रेखा समांतर कब होती है। ये वाली रेखा, ये दोनों रेखाएं समांतर कब होती हैं? तब होती हैं जब इससे इसका अनुपात, इससे इसका अनुपात समान आता है, तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है ना। अगर हम यहां पर देखें, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर सिद्ध करना है, इसका मतलब इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात समान आ जाए तो लिख देंगे समांतर है। ठीक है ना। मतलब PE अपॉन EQ बराबर में आना चाहिए PF अपॉन FR। सही है, बस इतना अगर आता है तो हम लिख देंगे कि ये रेखा इसके समांतर है। तो चलिए देखो कैसे प्रूव करेंगे, समझे बात। सबसे पहले एक हम, चलिए यहां उपपत्ति लिख दें। ठीक, उपपत्ति दिया क्या गया है, ये रेखा इसके समांतर दी है, ये रेखा इसके समांतर दी गई है, और सिद्ध क्या करना है, ये इसके समांतर सिद्ध करना है, अर्थात ये सिद्ध करना है कि इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात। ओके, चलिए देखो समझो। उपपत्ति, हम एक त्रिभुज लेके चल रहे हैं, कौन सा, POQ, ये वाला त्रिभुज हमने लिया है। थोड़ी देर के लिए बहुत ध्यान से आपको समझना होता है इन सवालों में, बस केवल दिमाग को भटकना नहीं है, अपने जगह से इधर उधर हटाना नहीं है दिमाग को, बस इसी पे पूरा फोकस करना है। समझे बात। किसी भी त्रिभुज में, ये देखो आपका त्रिभुज है, ये इस भुजा के समांतर, हमने ये रेखा सवाल में दी गई है कि इस भुजा के समांतर ये रेखा है, दिया है ना। तो अगर किसी आधार के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो क्या होता है, शेष दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इस वाले त्रिभुज में हमें दिया गया है ये ED रेखा है, ED समांतर काय के है, QR की, है ना। ये देखो पहले से लिख रखा है उसने कि ये रेखा इसके समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि इसका इससे अनुपात, मानी तब हम क्या कह सकते हैं, थेल्स वाली प्रमेय से कह सकते हैं PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO। इस पर आपको 1 नंबर डालना है। और कैसे ये हमने किया है, यहां लिखना चाहे लिख दें थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय से लिख दें या समरूपता की प्रमेय से। ठीक है। इसके बाद अब आप उधर पहुंचे, इधर वाले त्रिभुज में। ये देखिए इधर वाले त्रिभुज में अगर आ जाएं तो POR वाले त्रिभुज को देखें। त्रिभुज POR में किसके कौन समांतर भुजा है, DF काय के समांतर है, OR के।
ओ आर के समांतर है ना। अब अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है तो वही प्रॉपर्टी यहां लगा सकते हैं, इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात, मानी पी एफ अपॉन एफ आर बराबर में लिख सकते हैं पी डी और अपॉन में डी ओ, ठीक है ना। ये भी कैसे, समरूपता प्रमेय से, ठीक है ना। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखें। समीकरण 1 व 2 से पहले और दूसरे समीकरण को देखें तो आपका ये देखिए पी डी अपॉन डी ओ, ये भी है पी डी अपॉन डी ओ, माने ये दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर बराबर हैं। तो ये दोनों पक्ष कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू बराबर लिख सकते हैं काय के पी एफ और अपॉन में एफ आर, ठीक है ना। अब बताएं अगर हमारा क्या सिद्ध हो गया, देखो उसमें देखें ध्यान से, पीई माने ये वाली भुजा अपॉन में ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा, यही तो हो गया। इसका मतलब निश्चित रूप से ये वाली रेखा इसके समांतर है। आपको लिखना है अतः ई एफ काय के समांतर हो जाएगी क्यू आर की, क्यू आर, ठीक। ये कैसे, विलोम, ये आपका जो थेल्स थ्योरम है उसका विलोम है ये, क्या कि यदि इसका इससे अनुपात समान होता है तो ये वाली रेखा इसके समांतर होती है। तो यहां पर आपको लिखना है प्रूफ, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये 5वां भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए एक बार आगे 6वां सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां, यहां पर ये आपका एक चित्र दिया गया है। इसमें आपसे ये कहा गया है कि एक भुजा है ओपी, देखो ये लिखा है ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर क्रमशः बिंदु ए, बी व सी इस प्रकार हैं। देखिए कहां से, ओपी पर ए बिंदु है, ओ क्यू पर बी बिंदु है और ओ आर पर ये सी बिंदु इस प्रकार है कि ए बी वाली भुजा काय के समांतर है। देखो ये लिखा है ए बी समांतर पी क्यू, फिर लिखा है ए सी समांतर पी आर, ये आपका ए सी कहां है, ए सी, ये वाला ए सी समांतर पी आर के है, मान ये इसके समांतर दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है, ये बी सी वाला क्यू आर के समांतर आपको सिद्ध करना है। दो भुजाएं समांतर दी गई हैं, कौन कौन सी, ए बी वाली इसके समांतर, ए सी वाली इसके समांतर। तो सिद्ध क्या करना है, ये बी सी इसके समांतर होगी, ठीक। समझ में आ गया होगा का, पहले हमें यही तो समझना है कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और फिर क्या सिद्ध करना है। अब कैसे करना है ये अपनी मर्जी से हम करते हैं। ये दिया तो इसमें ही जाता है, सिद्ध इसमें से पूछा जाता है क्या सिद्ध करना है। बस एक काम करना होता है कि कैसे कैसे सिद्ध करेंगे, वो उसकी उत्पत्ति हमें अपने दिमाग से करनी होती है। चलो देखो समझो बात ध्यान से, हमें क्या उत्पत्ति करनी है, हमने बताया ये इसके समांतर प्रूव करना है कि ये बीसी वाला क्यू आर के समांतर है, ठीक। चलिए देखो समझे बात ध्यान से। पहले हम क्या करेंगे, इसकी यहां उपपत्ति लिख लें, उपपत्ति, ठीक। देखो एक त्रिभुज लें पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पहले इस वाले त्रिभुज में समझे बात ध्यान से। सब में थेल्स थ्योरम लगा, हर एक क्वेश्चन में थेल्स थ्योरम का प्रयोग है। आपके प्रश्न में यह कहा गया है कि ये ए बी रेखा पी क्यू रेखा के समांतर है, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, इसमें इस आधार के समांतर ये रेखा खींची गई, इसलिए इसका इससे अनुपात बराबर ओ बी का बी क्यू से अनुपात होना चाहिए ना, थेल्स थ्योरम से। तो देखो यहां पर हम लिख दें, इस त्रिभुज में हमें दिया गया है कि जो ए बी है वो समांतर काय के है, पी क्यू के। अतः अगर समांतर है तो संगत भुजाओं में समान अनुपात लिखना है, मानी इसका इससे अनुपात लिखना है। सॉरी, संगत भुजाओं में गलत कह गए, मानी इन भुजाओं का समान अनुपात होता है, मानी ओ ए से अनुपात काय का, ए पी का, ए पी, और बराबर में इसी प्रकार ओ बी का अनुपात काय से, ओ बी का अनुपात बी क्यू से, ठीक है ना। इस पर आपको डालना है नंबर 1। और ये क्यों हमने लिख दिया, ये आपका थेल्स थ्योरम लिख सकते हो, थेल्स थ्योरम से, या लिख सकते हो त्रिभुज की समरूपता प्रमेय से, ठीक है। इसके बाद इधर वाले त्रिभुज पे आए, कौन से वाले पे, पी ओ आर में। देखो त्रिभुज पी ओ आर में, इस वाले त्रिभुज में देखें तो ये ए सी के समांतर, ये वाली भुजा है कौन सी, ए सी समांतर है काय के, पी आर के, पी आर, क्लियर, यही तो है ना, ये इसके समांतर है।
तब अगर ये इसके समांतर है तो क्या होना चाहिए, वही बात होनी चाहिए। कौन सी, इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात, मानी ओ सी, क्या लिख दें, ओ सी अपॉन सी आर बराबर ओ ए, थोड़ा एक बार उलट के लिखें, देखो इसका इससे अनुपात, देखो ध्यान दें, इस ये वाली एसी रेखा पी आर के समांतर है, इसलिए हम यहां से उठाएंगे, फिर दोबारा से ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू में क्या लिख दें, ओ सी अपॉन सी आर। इस पर नंबर दूसरा डाल दें, और ये भी हमने कैसे क्यों लिखा है, थेल्स की प्रमेय के अनुसार ही लिखा है। तो आप समीकरण 1 और 2 को देखें ध्यान दें, इसमें देखिए ये और ये बराबर बराबर हैं, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, LHS LHS के बराबर है, तब RHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से क्या कर दें, तुलना कर दें अगर, तो आपको लिखना है OB अपॉन BQ और बराबर में लिखना है OC अपॉन CR। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या हमारा चित्र से देखो क्या प्रूफ हुआ है, OB, देखो ये OB अपॉन BQ बराबर OC अपॉन CR, मतलब इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात हो गया, इसका मतलब BC समांतर QR। सही है, अतः आपको लिखना है BC जो है वो काय के समांतर हो जाएगी, QR की। ठीक, थेल्स के प्रमेय का विलोम यही तो है कि अगर भुजाओं में समान अनुपात है, इसका मतलब ये BC इस रेखा के समांतर QR के समांतर है। ठीक है ना, तो यहां भी इसको लिखना है प्रूव्ड। क्लियर, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, पसीना भी आ रहा है, लेकिन अगर लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर लें भाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7वां। तो देखिए ये आपका 7वां क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रमेय नंबर 6.1 जो कि आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय है। क्या प्रमेय है, आपको पता ही है क्या प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाओं को वो विभाजित करती है, किस अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करती है। यही तो है ना, इसका प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है सवाल आपका, ये है एक त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम दे दें ABC। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, ये एक भुजा हो गई, इसका मध्य बिंदु थोड़ी देर के लिए मान लें, लो वही पुराना वाला बिंदु C मान लें, C तो है ना, D मान लें, D, तो ये D क्या है, इस AB रेखा का मध्य बिंदु है, और इस मध्य बिंदु से होकर एक दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, ये दूसरी भुजा ये वाली, अगर पहली भुजा ये है तो दूसरी ये हो गई ना, तो इस दूसरी वाली भुजा के समांतर आपकी ये रेखा खींची गई। कहां से खींची गई, मध्य बिंदु से, AB का जो मध्य बिंदु है उससे एक समांतर रेखा खींची गई, काय के समांतर खींची गई, दूसरी वाली अर्थात BC भुजा के समांतर खींची गई रेखा, और जो रेखा खींची गई है वो रेखा हो गई आपकी कौन सी, DE। ये जो समांतर रेखा खींची गई है ये क्या कर रही है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही है, मानी तीसरी भुजा है AC को ये बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट रही है, मानी हमें सिद्ध ये करना है AE बराबर EC। क्लियर, समझ में आया क्या पूछा गया है, पहले यही तो समझना है आपको, समझना है हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि पहले एक त्रिभुज दिया है, इसमें एक भुजा का ये मध्य बिंदु दिया गया है, और उस मध्य बिंदु से एक रेखा खींची गई है, काय के समांतर, ये दूसरी वाली भुजा के समांतर खींची गई है, और जो रेखा खींची गई है, समांतर वाली रेखा खींची गई, वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मानी AC को समद्विभाजित करती है, मानी AE बराबर EC। इतना सिद्ध करना है। ठीक है, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, क्लियर हो गया। चलिए देखो यहां पर बताएं आपको, यहां पर आपको लिखना है, दिया है, बताओ क्या दिया गया है, ये दिया गया है त्रिभुज ABC में AB भुजा का मध्य बिंदु कितना है, मध्य बिंदु आपका D है, AB भुजा का मध्य बिंदु कितना है, ये D है। ठीक, तथा
एक बात और दी गई है कि ये BC के समांतर हमारी DE रेखा खींची गई है। DE रेखा जो खींची गई है वो काय के समांतर खींची गई है, BC के समांतर। ये इतना हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, यहां हेडिंग डालें, सिद्ध करना है। तो आपको लिखना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताओ? हमें यह सिद्ध करना है कि जो समांतर रेखा खींची गई है वो AC को समद्विभाजित करती है, अर्थात EA बराबर EC। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AC का मध्य बिंदु E है, अर्थात AE बराबर हमें EC सिद्ध करना है। ठीक, क्लियर? इसके बाद अब उपपत्ति की 2 लाइनें बस केवल रह गई। बहुत सरल सा काम है, एकदम आसान काम है। देखो ध्यान दें, क्योंकि ये हमें दिया गया है कि D AB का मध्य बिंदु है। D क्या है? AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये और ये बराबर बराबर है। मानिए हमें दिया है AD बराबर DB, क्योंकि ये D मध्य बिंदु है इसलिए ये AD और DB ये बराबर बराबर है, ये दिया गया है। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां लिख दें, चूंकि AB का मध्य बिंदु D है। ठीक, ये D अगर मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB। क्लियर? यहां से AD बराबर DB है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि AD अपॉन DB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ये अगर डिवाइड करके इधर ले आएंगे ना तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक, चलिए, तथा एक बात और दी गई है, उसको भी देखें। क्या दिया है? ये DE रेखा काय के समांतर है? BC की। DE समांतर BC। अगर DE और BC समांतर है तो यहां पर थेल्स प्रमेय लगेगा। तो यहां पर थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या कह सकते हैं? इसको यहां लिख दें, अतः समरूपता प्रमेय से या थेल्स प्रमेय से, कुछ भी लिख सकते हो। समरूपता प्रमेय से क्या लिख दें? इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात। ठीक है ना? तो लिख दें AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक, अब आप देखें ध्यान से, समीकरण जो एक हमने जिस पर डाल रखा है, AD अपॉन DB को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो AD अपॉन DB की जगह आप 1 लिख दें, बराबर का निशान लगा दें और लिख दें AE अपॉन EC। ठीक, अगर हम क्रॉस मल्टीपल कर दें तो हमारा ये हो जाएगा AE इक्वल टू EC। इसका क्या मतलब हुआ? AE इक्वल टू EC का मतलब ये क्या हो गया? E आपका मध्य बिंदु है और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से जो आपका ये क्वेश्चन है, इसी के बिल्कुल ठीक विपरीत आपका 8वां क्वेश्चन है। अब 8वें क्वेश्चन में क्या है? ये दिया गया है कि अगर ये भुजा से इसका अनुपात और इस भुजा से इसका अनुपात समान है तो आपको सिद्ध करना है कि ये D वाली भुजा BC के समांतर है। अगले वाले प्रश्न में 8वें वाले में ये कहा गया है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम कंडीशन है। ये हमें दिया गया है कि इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात है, तो निश्चित रूप से ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। मानिए ये D AB का मध्य बिंदु उसमें दिया गया है और AC का मध्य बिंदु ये E दिया गया है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात, दैट इज ये इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है ना? ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 में अप्लाई आपको खुद करना है। ठीक है ना? तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ABCD एक समलंब है। इसमें AB और DC ये आपस में समांतर हैं। इनके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करिए इतना। ठीक, पहले आपको एक समलंब बनाना है। समलंब का मतलब क्या होता है? आमने सामने की एक भुजा, एक जोड़ा आपका समांतर होता है। जैसे ये भुजा इसके समांतर। ठीक, प्रश्न के अनुसार AB और DC समांतर है। इसका नाम दे दें ABCD। इसमें AB और DC इसको समांतर बनाना है। ठीक है ना? इसके बाद में इनके दोनों विकर्ण आप इस तरीके से मिला दें। ये विकर्ण एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं? ऊपर काटते हैं। ठीक है, इसके बाद सिद्ध करना है, ये आपका लिखा हुआ है। तो क्या दिया गया है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। इसमें AB वाली भुजा DC भुजा के समांतर है तथा ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। सिद्ध करना है ये इतना। ठीक, तो क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। चलिए यहां पर हम लिख दें
पहले दिया है लिखना होता है। ठीक, क्या दिया है, छांटें। देखो समलंब दिया गया है, समलंब, समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी तथा विकर्ण ए सी व बी डी परस्पर ओ पर काटते हैं। इतना हमें दिया गया है। ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, यहां हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध ये करना है, ये लिखा हुआ है। मानिए सिद्ध करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। देखिए चित्र से क्या सिद्ध करना है, AO अपॉन BO इक्वल टू सिद्ध करना है CO अपॉन DO। मानी इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात, ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद यहां पर इसके सिद्ध करने के लिए कुछ रचना आपको करनी पड़ेगी। क्यों रचना करनी पड़ेगी, ये आप थोड़ा दिमाग लगाएं। देखो इसलिए रचना करनी पड़ेगी कि हमने आपको जो थेल्स थ्योरम बताया उसमें यह बताया है कि किसी एक त्रिभुज की किसी एक भुजा की समांतर जब रेखा खींची जाएगी तब जो शेष भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में विभाजित करती हैं। ये आपका थेल्स का प्रमेय है। तो इसलिए हम ओ बिंदु पर ये समांतर रेखा ये खींचेंगे। किसके समांतर खींचेंगे, AB की, या हम ये कह सकते हैं AB के कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं DC के, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है। इसलिए ये रेखा जो AB के समांतर खींचोगे तो ये निश्चित रूप से DC के भी समांतर हो जाएगी ना। तो इस रेखा को हम नाम देते हैं MN। ठीक, ये समांतर रेखा जो खींची है ओ बिंदु पर, उसको यहां रचना में आपको लिखना है। लिख दें रचना। देखिए क्या रचना की है हमने, बिंदु O पर MN के समांतर रेखा हमने खींची है। कितनी, MN रेखा जो खींची है वो कायिक समांतर AB के, और या ये भी कह सकते हैं ये DC के भी समांतर है। ठीक है ना। ये इतना हमने रचना किया है। इसके बाद अब उपपत्ति पे नंबर आ जाए, यहां लिख दें उपपत्ति। समझें बहुत ध्यान से। देखिए उपपत्ति में आपको सबसे पहले इस त्रिभुज की, देखो यहां पर ये त्रिभुज आप लेके चलेंगे ACD। इसमें देखें इस वाले त्रिभुज में हम ये कह सकते हैं इस भुजा के समांतर ये रेखा है। ठीक है ना। तो यहां पर थेल्स का प्रमेय लग जाएगा, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये हो जाएगा ना। तो देखो यहां पर हम उपपत्ति में सबसे पहले लिखें त्रिभुज ADC, ये लिख लें, या ACD लिख लें, एक ही बात है। मानी लिख दें त्रिभुज ACD में, इस वाले त्रिभुज में एक पहले बात समझें कि इसके समांतर ये रेखा है, तो लिख दें DC MO के समांतर, या कह दें MO समांतर DC। ठीक है ना। ये MO वाली रेखा DC के समांतर है, इसलिए यहां थेल्स प्रमेय लग जाएगी, इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात। तो यहां लिख दें DM अपॉन MA इक्वल टू DM अपॉन MA इक्वल टू CO अपॉन AO। ठीक, ये भुजा बटे ये भुजा, क्योंकि इसका इससे अनुपात इसका इससे अनुपात बराबर होना चाहिए ना। तो आपको लिखना है CO अपॉन AO। ठीक, ये बटे ये बराबर ये बटे ये। क्लियर, एक समीकरण आपका ये हो गया। इसके बाद देखिए इस वाले त्रिभुज पे आ जाओ आप, किस पे, ABD पर। त्रिभुज ABD में, इसमें देखें इस वाले त्रिभुज में, इसमें देखो इसके समांतर ये भुजा है ना, इस भुजा के ये समांतर है, तो यहां पर भी थेल्स प्रमेय लगेगा, इसका इससे अनुपात बराबर इसका इससे अनुपात हो जाएगा ना। तो किसके कौन समांतर है, पहले लिखें, इसमें MO भुजा है वो समांतर है काय के, AB के, है ना। अब आपको यहां पर लिखना है अगर ये भुजा इसके समांतर है तो यहां पर वही प्रमेय लगा दें, कौन सी, DM अपॉन MA इक्वल टू ये भुजा अपॉन ये भुजा बराबर में क्या लिख दें, ये भुजा अपॉन ये भुजा। ठीक है ना। मानी आपको लिखना है DO अपॉन
BO। ठीक, इस पर आपको नंबर डालना है सेकंड, दूसरा। ये भी थेल्स प्रीमेस है, ये भी थेल्स प्रीमेस है। अब देखिए ये इन दोनों समीकरणों में देखें LHS बराबर बराबर है, यहां भी DM/MA, यहां भी DM/MA है। तो ये LHS बराबर है तो क्या हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। तो आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से, क्या किया है 1 2 से हमने, आपको लिखना है AO इक्वल टू DO/BO। अब देखिए क्या सिद्ध करना है वो यहां पर थोड़ा देखें ध्यान से। AO/BO, ठीक, AO/BO, इसको देखो यहां से हटाएं और इसको यहां ले जाएं और यहां से हटाएंगे तो यहां आ जाएगा, भाग वाला गुणा में पहुंचेगा, गुणा वाला भाग में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, देखो CO अपनी जगह पे और अपॉन में ये इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, DO इधर हो जाएगा, बराबर ये ऊपर पहुंच जाएगा AO और अपॉन में क्या लिख दें, BO। करेक्ट। तो देखिए मिल गया कि नहीं। अगर इधर वाला ये इधर लिख दें, ये इधर लिख दें तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, यहां लिख सकते हैं हम AO/BO इक्वल टू CO/DO। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम, किसी को कोई डाउट, ठीक है ना। मेरे ख्याल से यहां पर जो क्वेश्चन आपका 9वां है, इससे आगे क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि इसमें ये प्रूव करवाया गया है और उस क्वेश्चन में ये दिया गया है और सिद्ध ये करवाया गया है कि ABCD समलंब चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करवाया गया है। यहां पर समलंब दिया गया है तब ये सिद्ध करवाया गया। अब की बार उस वाले 10वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसमें ये दिया गया है और ये हमें सिद्ध करना है कि ABCD समलंब होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको करना है। मेरे ख्याल से यहां कोई समस्या नहीं है। बाय द वे किसी को कोई समस्या होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, उसका हम हल बाद में भेज देंगे आपको। तो इस एक्सरसाइज 6.2 के हमने 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए, ठीक है ना। तो आज बस यहीं पे आप अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको एक बार लाइक जरूर करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।